बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। क्या तुम अपनी आंटी और दोनों अंकल से फ़ोन वाली लड़की का जिक्र नहीं करते हो? मेरी माँ कहती थी, एक की बात दूसरे को ना बोलो, किसी की चुगली खाने से गुनाह होता है। क्या तुम फ़ोन वाली का मशवरा मानकर समार्था से शादी नहीं कर रहे हो? हाँ, वो अच्छा मशवरा देती है। भला मेरी शादी कैसे हो सकती है? अभी तो मैं बच्चा हूँ। पारस ने उसका दावर जवान को सर से पांव तक देखा, फिर कहा, तुम जोजो के भाई लगते हो। कौन जोजो? मेरी बीवी है, शादी के बाद भी बच्ची है। कल सुबह उस बच्ची को रवाना किया, आज सुबह ये बच्चा मिल गया। तकदीर चाहती है मैं बच्चे पालना शुरू कर दूं। वो खुश होकर बोला, क्या तुम मुझे पालना चाहते हो? प्लीज़ तुम ही मेरी परवरिश करो। तुम बहुत अच्छे, बहुत नेक लगते हो। तुम जब भी चेक पर या दस्तावेज पर दस्तखत करने के लिए कहोगे, मैं इनकार नहीं करूँगा, फ़ौरन दस्तखत कर दूंगा। उसकी बातों से मालूम हो रहा था कि कुछ लोग अहम दस्तावेजात पर उससे दस्तखत करवाना चाहते हैं और उससे भारी रकम का चेक वसूल किया करते हैं। पारस ने पूछा, क्या तुम अपने घर से भाग कर आए हो? जी हाँ, वो लोग मुझसे कुछ अहम कागजात पर दस्तखत कराना चाहते थे। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो ऐसा करने वाले हैं? मैं अभी रात को सो रहा था, मुझे कान के पास घंटी सुनाई दी, मेरी आवाज़ खुल गई। मैंने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो, क्या तुम वही फ़ोन वाली हो? उसकी आवाज़ मेरे कान में आई। हाँ, मैं वही हूँ। कल सुबह तुम्हारी आंटी और दोनों अंकल तुम्हारे फैमिली डॉक्टर और वकील को यहाँ बुला रहे हैं। डॉक्टर ये सर्टिफिकेट देने वाला है कि तुम्हारी जहनी हालत दुरुस्त है, तुम अहम दस्तावेजात पर दस्तखत कर सकते हो। डॉन मॉरिस, तुम बहुत अच्छे, बहुत नेक हो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। अभी रात के 3 बजे हैं, फ़ौरन ये घर छोड़ दो, कहीं भाग जाओ। मैं तुम्हें कहीं रास्ते में मिलूंगी और तुम्हें एक महफूज पनाहगाह में पहुंचा दूंगी। पारस ने कहा, अच्छा, तो तुम उसकी बात मानकर घर से भाग आए हो? मैं भागना नहीं चाहता था, मगर उसने समझाया, अगर मैं वहां रहूंगा और कागजात पर दस्तखत नहीं करूंगा तो वो मेरी पिटाई करेंगे। मार खाने के ख्याल से मेरी रूह कांप जाती है। अंकल टॉम मॉरिस मुझे तहखाने में उल्टा लटका कर चाबुक से मारता है। तो मार के डर से भाग आए। वो फ़ोन वाली तुम्हें महफूज पनाहगाह में पहुंचाना चाहती थी, वो कहाँ है? क्या उससे मुलाकात नहीं हुई? मैं घर से निकलकर बागीचे में उसका इंतज़ार कर रहा था। पता नहीं अंकल सैम मॉरिस कहाँ से आ गया। मैं उसे देखते ही भागने लगा। पता नहीं मैं कितनी देर तक भागता रहा और किन रास्तों से गुजरता रहा। मैं एक बंगले के अहाते में छुपना चाहता था, वहाँ कुत्ते भौंकने लगे। एक जगह नाइट चौकीदार ने मुझे डांट कर भगा दिया। तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे नहीं भगाया, तुम मुझे पनाह दे रहे हो, तुम मेरी परवरिश करोगे ना? दरवाजे पर दस्तक हुई, फिर आवाज़ आई, मैं हूँ एल्बर्टो। डॉन ने पारस का हाथ पकड़कर कहा, दरवाज़ा मत खोलो, वो लोग आ जाएंगे। घबराओ नहीं, यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ हम सब दोस्त हैं। पारस ने दरवाज़ा खोला। एल्बर्टो को उसके बचकाना जहन के मुतालिक बताया, उसकी रुदाद सुनाई, फिर कहा, इस नौजवान के लिए कुछ करो, बेचारा मजलूम है। एल्बर्टो ने डॉन के करीब आकर कहा, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, मगर इससे पहले हमें उस फ़ोन करने वाली को ढूंढना होगा। तुम उसके बारे में कुछ बताओ। मैं क्या बताऊं, मैं उसे नहीं जानता, मैं सिर्फ उसकी आवाज़ सुनता हूं। क्या वो तुमसे मोहब्बत करती है? हाँ, वो अक्सर फ़ोन पर यही कहती है। एल्बर्टो ने पारस से कहा, इसका मतलब है वो लड़की डॉन को करीब से जानती है और उसी घर में रहती है और छुप छुपा कर टॉम मॉरिस और सैम मॉरिस की बातें सुनती है। इस तरह उसे मालूम हो गया कि वो खुद गर्ज रिश्तेदार मेडिकल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर इससे अहम दस्तावेजात पर दस्तखत कराना चाहते हैं। पारस ने डॉन से पूछा, तुम्हारे रिश्तेदारों में कितनी जवान लड़कियां हैं? बहुत सी जवान लड़कियां हैं। तुम्हारे घर में कितनी हैं? सिर्फ समार्था है, वो किसी को मेरे पास आने नहीं देती। कोई रिश्तेदार मुझसे मिलने नहीं आता। क्या तुम भी उससे मिलने नहीं जाते? मैं जाना चाहता हूँ, मगर अंकल टॉम मॉरिस कहते हैं मैं उनकी बेटी समार्था से शादी करूँगा तो मुझे दूसरे रिश्तेदारों से मिलाने ले जाएंगे। क्या वो लोग कहीं दूर रहते हैं? हाँ, बहुत दूर, तिल अबीब में रहते हैं। पारस एकदम से चौंक कर सीधा बैठ गया। उसने एल्बर्टो पर एक नज़र डाली, फिर डॉन से पूछा, तुम यहूदी हो? हाँ, मैं यहूदी हूँ। वो फ़ोन वाली कहती है तिल अबीब के मफाजात में फौलाद का बहुत बड़ा कारखाना है, मैं उसका मालिक हूँ। उसी शहर में मेरे दूसरे रिश्तेदार रहते हैं।
पारस उसे देख रहा था। उसके और डॉन के कद और जिसामत में 19-20 का फ़र्क था। इतना सा फ़र्क काबिल गौर नहीं होता। वो पिछले दिन से आधी रात तक किसी काम के यहूदी को तलाश करता रहा था और नाकाम रहा था। बाज़ औक़ात घर बैठे काम बन जाता है। डॉन 100% उसके मंसूबे के मुताबिक था। एल्बर्टो ने कहा, मिस्टर अली तैमूर, तलाश ख़त्म हो गई है। आपका मकसूद आपके सामने है, लेकिन आपका मकसद क्या है? क्या मुझे भी नहीं बताएंगे? कोई ख़ास मकसद नहीं है। डॉन को पनाह की ज़रूरत है। मैं इसे पेरिस ले जाऊंगा। इसके साथ फ़ोन वाली भी जाएगी। हमें उस लड़की को तलाश करना चाहिए। एल्बर्टो ने डॉन से पूछा, तुम्हारे घर में खादमाएँ ज़रूर होंगी और एक आध तुम्हारी खिदमत के लिए भी वक्फ होगी। मेरे लिए कोई ख़ास खादमा मखसूस नहीं है, अलबत्ता एक नर्स है। नर्स क्यों है? वो लोग कहते हैं मैं बीमार हूँ। वो नर्स मेरे बेडरूम के साथ वाले कमरे में रहती है। क्या तुम दोनों के कमरों में टेलीफोन है? हाँ, मैं नर्स से फ़ोन पर भी बात करता हूँ। तुम अपने घर का पता बताओ। घर का पता मालूम नहीं है? फिर तो बड़ी मुश्किल होगी। हम उस नर्स से मुफीद मालूमात हासिल करेंगे। उसे मुलाकात करना ज़रूरी है। तुम अपने घर का टेलीफोन नंबर बता सकते हो? हाँ, मेरे टेलीफोन पर 676 फिर 676 लिखा हुआ है। एल्बर्टो ने टेलीफोन के पास आकर रिसीवर उठाया, फिर वही नंबर डायल किए। कुछ देर तक इंतज़ार करना पड़ा। फिर किसी की आवाज़ सुनाई दी, हेलो इंस्पेक्टर, क्या ये आप हैं? क्या डॉन का पता चला? जी हाँ, पता चल गया है। आप अपने मकान का पता बताएं। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे घर आ चुके हैं, फिर भी पता पूछ रहे हैं। मिस्टर, डॉन के भाग जाने से तुम कुछ ज़्यादा बौखला गए हो। मैं इंस्पेक्टर नहीं हूँ। तुम कौन हो? मैं कोई भी हूँ। अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी इमानत पहुँचा दूँ तो पता बताओ। उसने पता बता दिया। एल्बर्टो ने रिसीवर रखकर कहा, मिस्टर अली तैमूर, पता मालूम हो गया। अब बताएं क्या करना चाहते हैं? पारस ने कहा, मेरा ख्याल है मेरी तरह तुम भी नर्स को फ़ोन वाली समझ रहे हो। हाँ, यही एक औरत है जो डॉन के बहुत करीब रहती है और घर वालों की बातें भी छुप कर सुनती होगी। उससे मिलकर ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। पारस ने उससे पता पूछकर उठते हुए कहा, मैं जा रहा हूं, तुम डॉन का ख्याल रखना। डॉन ने करीब आकर कहा, मुझे छोड़कर ना जाओ, वो लोग आ जाएंगे। मैं तुम्हारी भलाई के लिए जा रहा हूं। मिस्टर एल्बर्टो तुम्हारे मुहाफिज हैं। तुम आराम से इस बिस्तर पर सो जाओ, यहाँ कोई नहीं आएगा। पारस उसे तसल्लियाँ देते हुए बिस्तर के पास ले गया। उसे वहाँ लिटाकर एल्बर्टो के साथ कमरे से बाहर आया। उसे बोला, मुझे डॉन के घर तक पहुँचा दो। मैं किसी वक्त भी फ़ोन पर तुमसे राबता कायम करूँगा। वो बातें करते हुए बंगले से बाहर आए। उसी वक्त आर्मर ने दिमाग में आकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, माइटी पाशा फ़िलहाल जजीरे से नहीं आ सकेगा। वहाँ ज़बरदस्त फायरिंग और धमाके हुए हैं। सुल्ताना अफंदी मारी गई है। तमाम गुंडे बदमाशों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं पाशा को किसी तरह रिहाई दिलाऊंगा। तुम्हारे पापा जजीरे से जा चुके हैं। मैंने जजीरे के 4 वफादारों को तुम्हारे पास पहुंचा दिया है। वो मेन गेट के बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। पारस तेज़ी से चलता हुआ मेन गेट के पास आया। दरबान ने गेट को खोला। बाहर एक कार खड़ी हुई थी। पारस को देखते ही चारों वफादार कार से बाहर आए। उसके सामने अटेंशन हो गए। उसने एल्बर्टो से कहा, मेरा काम बन गया, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। शाम तक आने की कोशिश करूँगा। डॉन मॉरिस को हाथ से ना निकलने देना। हो सके तो मेकअप के ज़रिए उसका चेहरा तब्दील कर दो। मैं अपने ज़राए से उसका पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात तैयार करवा लूँगा। वो एल्बर्टो को ज़रूरी बातें समझाकर कार में आ गया। 2 वफादार उसके आसपास बैठ गए। 2 अगली सीट पर चले गए। गाड़ी आगे बढ़ी तो पारस ने पता बताकर कहा, मुझे एक गाड़ी और खुफिया रिहाइशगाह की ज़रूरत है। हम 1 घंटे में इसका इंतज़ाम कर लेंगे। उसने डॉन की रिहाइशगाह से 100 कदम के फासले पर गाड़ी रोकने को कहा। मैं उस सामने वाली कोठी में जाऊंगा। तुम में से एक यहाँ इंतज़ार करेगा। बाकी मेरे लिए गाड़ी और खुफिया रिहाइशगाह का इंतज़ाम करने जाएंगे। जब मैं कोठी से निकलूंगा तो हरगिज़ मेरे करीब ना आना। मुझसे दूर ही दूर चलते रहना। अगर मैं सर खो जाऊँ तो फ़ौरन टैक्सी लेकर मेरे पास आ जाना। मैं उसमें आकर बैठूंगा। इसके बाद बताऊंगा कि आगे क्या करना है। वो कार से उतरकर कोठी की तरफ जाने लगा। एक वफादार वहीं खड़ा रहा। बाकी 3 अपनी कार में चले गए। कोठी में टॉम मॉरिस, सैम मॉरिस, टॉम की बीवी और बेटी समार्था सब परेशान थे। एल्बर्टो से फ़ोन पर बातें करने के बाद उम्मीद हो चली थी कि कोई डॉन को उनकी अमानत समझकर वापस करने वाला है, इसलिए घर का पता पूछ रहा था। एक मुलाजिम ने आकर कहा, जनाब,
कोई साहब आप लोगों से मिलना चाहते हैं। टॉम मॉरिस तेजी से चलता हुआ बाहर आया। पारस को देखकर बोला, तुम कौन हो, किस सिलसिले में आए हो? तुम्हारी एक इमानत मेरे पास है। कैसी इमानत? भाई चलती फिरती बोलती हुई इमानत है, लेकिन मैं बाहर खड़े होकर बात नहीं करूंगा। अच्छी बात है, अंदर आओ। पारस ने उसके पीछे पीछे कोठी में दाखिल होकर वहां के एक एक फर्द को देखा। उसे वो नर्स दिखाई नहीं दे रही थी। टॉम ने अपनी बीवी, बेटी और भाई से कहा, ये वही फोन पर बात करने वाला शख्स है जो हमारी इमानत का जिक्र कर रहा था। ए मिस्टर, खुलकर बताओ, क्या हमारा भतीजा डॉन मॉरिस तुम्हारे पास है? हाँ, वो सुर्ख रंग की शर्ट, सफ़ेद पतलून और चमड़े की ब्लैक जैकेट पहने हुए है। मैं उसे एक तय खाने में बांध कर आया हूँ। क्या बकवास करते हो? मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, पुलिस के हवाले कर दूंगा। अजीब अहमक हो, गोली मारकर पुलिस के हवाले करना चाहते हो। वैसे मैं किसी को अपने खिलाफ कोई कदम उठाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन यह जहन नशीन कर लो, मुझे ज़रा भी नुकसान पहुंचेगा तो मेरे आदमी डॉन को जान से मार डालेंगे। तुम चाहते क्या हो? मैं एक सौदागर हूँ, अपनी ज़रूरत के लोगों को ख़रीदता हूँ। जिसकी ज़रूरत ना हो उसके बदले किसी दूसरी हस्ती का सौदा कर लेता हूँ। मसलन डॉन मॉरिस मेरे किसी काम का लड़का नहीं है। मुझे एक लड़की की ज़रूरत है। अगर तुम्हारे घर में कोई अच्छी लड़की है तो उसे लेकर डॉन को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम लड़की लेकर क्या करोगे? उसे घर की खादमा बनाऊंगा। अगर सूरत शक्ल अच्छी हुई तो मेरी सेक्रेटरी बन सकती है, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी हुई, मुझे पसंद आएगी तो मैं शादी कर लूँगा। टॉम मॉरिस ने कहा, खादमा, सेक्रेटरी या बीवी बनाने के लिए शहर में लड़कियां भरी पड़ी हैं। फिर डॉन के बदले हमसे किसी लड़की का मुतालबा क्यों कर रहे हो? आखिर चक्कर क्या है? क्या मैंने तुमसे पूछा कि डॉन मॉरिस के साथ तुम लोगों का चक्कर क्या है? अगर वो घर से चला गया है तो बेशक जा सकता है, जवान है, बालिग है, उसे कानूनन अपने बारे में फैसला करने का हक है। फिर तुम लोग उसके लिए परेशान क्यों हो? आखिर क्या चक्कर है? उन्होंने हिचकिचाते हुए एक दूसरे को देखा। फिर एक ने कहा, कोई चक्कर वक्कर नहीं है, यह हमारा घरेलू मामला है। फिर मेरा भी यह ज़ाती मामला है। मुझे एक लड़की दो और एक लड़का ले लो। उन्होंने सोचती हुई नज़रों से एक दूसरे को देखा। फिर वो सब ज़रा दूर गए और आपस में सर जोड़कर बातें करने लगे। उसी वक्त पारस ने एक जवान लड़की को देखा। वो परेशान नजर आ रही थी, जीने की आड़ में खड़ी गुस्से से देख रही थी। सैम, टॉम, उसकी बीवी और बेटी स्मार्था कुछ फैसला करने के बाद करीब आए। फिर सैम ने कहा, हमारे यहाँ कुछ काम करने वाली लड़कियां हैं, हम उन्हें यहाँ बुलाते हैं, तुम किसी एक को पसंद कर सकते हो। पारस ने जीने की तरफ इशारा करते हुए पूछा, उधर एक लड़की है, साफ छुपती भी नहीं है, सामने आती भी नहीं, मैं उसे साफ देखना चाहता हूँ। उन सब ने जीने की तरफ देखा। फिर स्मार्था बोली, अरे यह नर्स है, डॉन की देखभाल के लिए यहीं रहती है। टॉम मॉरिस ने कहा, हम इसे माहाना $1000 देते हैं, ये तनख्वाह पर तुम्हारे यहाँ भी काम कर सकती है। क्या पसंद है? पहले मैं तन्हाई में इससे 2 बातें करूंगा, अगर मेरे म्यार के मुताबिक होगी तो तुमसे सौदा हो जाएगा। टॉम मॉरिस ने नर्स को मुखातिब किया, मिस रूमा यहाँ आओ, इस जवान से बातें करो, ये तुम्हें यहाँ से ज़्यादा तनख्वाह की ऑफ़र दे सकता है। हम थोड़ी देर के लिए दूसरे कमरे में जा रहे हैं। वो सब चले गए। रूमा जीने के पीछे से आई, फिर उसके सामने सोफे पर बैठकर बोली, मैं तुम्हारी बातें सुन चुकी हूँ। अगर तुम मुझे पसंद करो और मैं तुम्हारे साथ जाऊँ तो तुम मुझसे क्या फ़ायदा हासिल करोगे? पारस ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें एक मॉडल गर्ल बनाकर खूब कमा सकता हूँ। तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा सकते हो? तुम्हारी जैसी लड़की की वीडियो फिल्में बनाकर 30-40 हज़ार बल्कि $50,000 हासिल कर सकता हूँ। वो सोफे पर पहले सीधी बैठी हुई थी, फिर पारस की तरफ झुककर आहिस्तगी से बोली, मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगी, मुझसे एक सौदा करोगे? पारस ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा, $1,00,000 मैंने एक साथ कभी नहीं देखे, मगर तुम तो $1,000 की नौकरी करती हो, मुझे 1 लाख कैसे अदा करोगी? पहले हमारे दरमियान मामला तय पाएगा, फिर मैं $1,00,000 की अदायगी का यकीन दिलाऊंगी। समझ लो मामला तय हो गया। तुम किस किस्म का सौदा करना चाहती हो? तुम डॉन मॉरिस को यहाँ वापस ना लाओ, उस बेचारे को उसकी आंटी और दोनों अंकल के हाथ ना लगने दो। 1 लाख के एवज उसे मेरे हवाले कर दो। मैं इतनी बड़ी रकम नहीं ठुकराऊंगा, मुझे मंजूर है। अब बोलो, रकम कैसे अदा करोगी? रूमा ने आसपास मोहतात नज़रों से देखा, फिर बोली, ये लोग उससे ज़बरदस्ती चेक पर दस्तखत करवाते हैं और बड़ी बड़ी रकमें हासिल करके ऐश करते हैं। मैं थोड़ी देर में उस चेक बुक से एक सादा चेक निकाल कर छुपा लूँगी। 2 घंटे बाद जहाँ कहोगे
वहाँ मिलूंगी। तुम्हारे साथ डॉन के पास जाऊंगी, वो 1 लाख की रकम लिखकर दस्तखत करेगा, तुम मुझे भी उसके साथ कैद कर देना। जब वो चेक कैश हो जाए, तुम्हारी रकम मिल जाए, तो हम दोनों को आज़ाद कर देना। पारस ने कहा, यह मुनासिब तरीका है। मैं रकम मिलते ही तुम दोनों को आज़ाद कर दूंगा। तुम बताओ 2 घंटे बाद कहाँ मिलोगी? अतातुर्क एवेन्यू के पार्क में एक क्यारी ऐसी है जहाँ सिर्फ गुलाब खिलते हैं। ठीक है, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। इस मंसूबे पर अमल करने के लिए लाजमी है कि तुम मुझे नापसंद करो और डॉन के एवज मुझे तलब ना करो। पारस ने ऊंची आवाज़ में कहा, तुम खुद को समझती क्या हो? क्या तुम हूर परी हो? तुमसे अच्छी तो वो लड़की है जो अभी यहाँ खड़ी हुई थी। तुम जा सकती हो। वो पाँव पटकते हुए जाने लगी। टॉम मॉरिस ने जल्दी से ड्राइंग रूम में आकर पूछा, क्या हो गया मिस रूमा, क्या बात है? रूमा ने पलट कर कहा, ये मिस्टर इश्तिहारी फिल्में बनाते हैं। आप लोग जानते हैं आजकल की इश्तिहारी फिल्मों में औरतें किस कदर बेहयाई से स्क्रीन पर आती हैं। मैं हरगिज़ ऐसा काम नहीं करूँगी। वो गुस्से से चली गई। टॉम की बीवी ने कहा, मिस्टर, तुम इश्तिहारी फिल्में बनाते हो, तुम्हें उसके लिए हसीन लड़की की ज़रूरत है। इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने मेरे भतीजे को यरगमाल बना रखा है। मेरी बेटी को देखो, क्या यह किसी से कम है? मिस यूनिवर्स के मुकाबला हुस्न में शरीक होने वाली है। डॉन की सलामती और वापसी की खातिर यह तुम्हारी फिल्मों में मॉडल बन सकती है। पारस ने समार्था को देखकर कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी बेटी स्क्रीन पर ओके होगी तो मैं कुछ दिन बाद डॉन को तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। वो सब गुस्से से भड़क गए। सैम ने घूंसा दिखाकर कहा, तुम कुछ दिन तक हमारे भतीजे को यरकमाल बनाकर रखना चाहते हो? हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। उधर तुम्हारे भतीजे का भी मुंह टूटेगा। जो भी करो सोच समझ कर करो। समार्था की माँ ने कहा, मुझे तो ये कोई चक्करबाज लगता है। पहले ये तस्दीक करो कि हमारा डॉन उसके कब्जे में है भी या नहीं। टॉम ने पूछा, क्या तुम डॉन से हमारी मुलाकात करा सकते हो? पारस ने पूछा, क्या तुम मुझे अहमक समझते हो? जो लिबास वो पहन कर गया है मैं उसकी तफसील बता चुका हूँ। लिबास का क्या है? लिबास दुनिया में रह जाता है, पहनने वाला हमेशा के लिए रुखसत हो जाता है। हो सकता है तुमने उसे कत्ल कर दिया हो। पारस ने कहा, तुम लोगों के इत्मीनान के लिए अभी फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनवा सकता हूँ। हाँ ज़रूर, हम उसकी आवाज़ सुनकर तुम पर यकीन कर लेंगे। पारस ने टेलीफोन का रिसीवर उठाया। सब के सब करीब चले आए। उसने रिसीवर रख दिया, फिर कहा, तुम लोग देखना चाहते हो मैं कौन सा नंबर डायल कर रहा हूँ? आखिर तुम लोग इतने अहमक क्यों हो? वो सब फौरन पीछे चले गए। पारस ने कहा, तुम सब दूसरी तरफ मुंह फेर कर खड़े हो जाओ। उन्होंने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किया। जल्द ही एल्बर्टो से राब्ता कायम हो गया। उसने कहा, डॉन के अंकल वगैरह उसकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। रिसीवर उस सहमे हुए जवान को दो। चंद लम्हों के बाद डॉन ने फ़ोन पर पूछा, हेलो दोस्त, ये तुम हो? हाँ मैं हूँ। तुमने घर से फरार होते वक्त अपने अंकल वगैरह के नाम कोई ख़त नहीं छोड़ा। इन्हें तुम्हारे फरार होने का यकीन नहीं आ रहा है। मैं रिसीवर तुम्हारे टॉम अंकल को दे रहा हूँ। तुम इन लोगों को बता दो कि घर से क्यों भागे। आइंदा वापस आओगे भी या नहीं? मैं वापस कभी नहीं आऊँगा। मैं अंकल से बात नहीं करूँगा, मुझे डर लगता है। पारस ने टॉम मॉरिस को इशारे से पास बुलाया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करीब आया। फिर रिसीवर अपने हाथ में लेकर कहा, बेटे डॉन, मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ। जो हो चुका है उसे भूल जाओ। मुझसे ना डरो, मैं कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। हेलो डॉन, हमारे पास आ जाओ। हेलो हेलो बेटे डॉन, हेलो हेलो। टॉम ने क्रेडल को खड़खड़ाया, फिर कहा, शायद उसने रिसीवर रख दिया है। पारस ने कहा, शायद नहीं, यकीनन तुम्हारी आवाज़ सुनते ही रख दिया होगा। तुमने जुल्मों सितम से उस पर इतनी दहशत तारी कर दी है कि अब वो टेलीफोन के करीब भी नहीं आएगा। वो सोफे से उठ गया। टॉम ने पूछा, क्या जा रहे हो? हाँ, आज से चौथे दिन फिल्म का एग्रीमेंट साइन करवाने आऊँगा और तुम्हारी बेटी समार्था को शूटिंग के लिए ले जाऊँगा। क्या तुम्हें मंजूर है? मंजूर तो है, लेकिन कुछ नहीं। तुम्हारी बेटी इश्तिहारी फिल्मों में मॉडल बनेगी, तो 9 दिन के बाद वो सहमा हुआ भतीजा तुम्हें वापस मिल जाएगा। अगर पुलिस वालों के पास जाओगे या गुंडे बदमाशों को मेरे पीछे लगाओगे तो डॉन तुम्हें जिंदा नहीं, मुर्दा मिलेगा। वो उन्हें वार्निंग देकर कोठी से बाहर आया। वहां से 100 गज के फासले पर एक वफादार नजर आ रहा था। पारस कोठी के इहाते से निकलकर एक तरफ पैदल चलने लगा। वो दाएं बाएं आगे पीछे देखता जा रहा था। छोटी छोटी गलियों से निकलकर बड़ी शाहराह के फुटपाथ पर आ गया। वहां भी वो दूर तक चलता रहा। जब यकीन हो गया कि ताकुब नहीं किया जा रहा तो वो एक पब्लिक कॉल ऑफिस में आया।
फिर एल्बर्टो से राबता कायम करते हुए पूछा, क्या उसका मेकअप कर रहे हो? मैं करना चाहता हूं मगर डॉन नहीं मान रहा है। वो आपसे मुतासिर है। आप उसे फ़ोन पर समझाएंगे तो मान जाएगा। मैं आकर खुद उसका मेकअप कर दूंगा। उससे कहना कि मैं 2 घंटे बाद पहुंच रहा हूं। उसने रिसीवर रख दिया। बाहर आकर दूर तक नजरें दौड़ाईं। उसके बाद सर को 2-3 बार खुजाया। 5 मिनट के अंदर ही उसके सामने एक टैक्सी आकर खड़ी हो गई। वफादार ने बाहर आकर उसके लिए पिछला दरवाज़ा खोला। पारस आराम से सीट पर बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है? वो बोला, चलते रहो, हम कहीं भी उतर जाएंगे। टैक्सी 1 घंटे तक मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती रही। फिर पारस ने एक जगह रुकवा दी। उसका किराया अदा किया। फिर वफादार से कहा, किसी रेस्टोरेंट में चलो। मैं नाश्ते और चाय के बगैर ही अपने घर से आया था। उन कमबख्तों ने भी खाने पीने के लिए नहीं पूछा। वो एक रेस्टोरेंट में आए, हल्का सा नाश्ता किया, मौसम की मुनासबत से कॉफ़ी पी। फिर उस वफादार ने पारस की हिदायत के मुताबिक उसे अतातुर्क एवेन्यू के पार्क में पहुंचा दिया। वो वादा करके गया कि आधे घंटे के अंदर गाड़ी लेकर पार्क के मेन गेट पर पहुंच जाएगा। पारस उस हिस्से में आया जहां गुलाब ही गुलाब खिले हुए थे। सुबह के 10 बजने वाले थे। पार्क में ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। थोड़ी देर बाद रूमा नज़र आ गई। वो तेज़ी से चलती हुई करीब आई। बहुत परेशान लग रही थी। बाल बिखरे हुए थे, चेहरा जर्द पड़ गया था। पारस ने पूछा, खैरियत तो है? पारस से नज़रें मिलते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मैं सादा चेक हासिल ना कर सकी। उससे पहले ही उन्होंने मुझे मुलाजमत से निकाल दिया। मैं उस चेक बुक तक ना पहुंच सकी। अब तुम्हें $1 लाख कैसे अदा करूंगी? तुम तो लालची हो, खुदगर्ज हो। डॉन को उन जालिमों के पास पहुंचा दोगे। वो बहुत मासूम है, बहुत मजलूम है। खुदा के लिए मेरी एक बात मान जाओ। उसे हिफाजत से तिल-अबीब ले जाओ। वो बहुत बड़े फौलाद के कारखाने का मालिक है। वो वहाँ अपने ननियाल वालों में महफूज रहेगा। ये दोनों जालिम चचा उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। डॉन के नाना और नानी तुम्हें 1 लाख तो क्या 2 लाख भी दे सकते हैं। मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। झूठ बोलूँ तो अभी मर जाऊँ। फॉर गॉड सेक, डॉन को बचा लो। वो बोलती जा रही थी और रोती जा रही थी। अगर आसपास लोग होते तो भीड़ लग जाती। पारस थोड़ी देर तक सुनता रहा, फिर बोला, खुदा के लिए अब चुप हो जाओ। तुम्हें रोते देखकर लोग यही समझेंगे कि मैं तुम्हें भगा कर लाया हूँ। वो आंसू पोंछते हुए बोली, जब तक तुम्हें रकम नहीं मिलेगी मैं जमानत के तौर पर तुम्हारी कैद में रहूंगी। मैं यकीन दिलाती। पारस ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, फिर पूछा, क्या मुंह पर टेप चिपका दूं? गजब खुदा का, 15 मिनट से सांस लिए बगैर बोलती चली जा रही हो। सॉरी, ना जाने क्या क्या बोलती रही हूँ। दरअसल तुम टॉम और सैम को नहीं जानते। वो दरिंदे हैं, दरिंदे। अगर तुम खुद गर्ज ना बनो और इंसानी हमदर्दी से डॉन की मदद। पारस ने डांट कर कहा, यू शट अप। अब एक लफ्ज़ भी बोलोगी तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। वो सहम कर ज़रा चुप हुई, फिर बोली, अब नहीं बोलूँगी। तुम देख रहे हो मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ। तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो अब किसी के लिए नहीं बोलूँगी। खुदा को मंजूर होगा तो डॉन महफूज रहेगा। मेरे बोलने से तुम्हारा दिल नहीं पिघलेगा। बोलने का फ़ायदा भी क्या है? अगर बोलूँ तो अभी मर जाऊँ। तुम समझते होगे, दूसरी औरतों की तरह मुझे बोलने की बीमारी है। मैं खामखा कभी नहीं बोलती, मगर ये तो मुझ पर सरासर इल्ज़ाम है। मैं खामोश रहती हूँ फिर भी बोलती हुई सी लगती हूँ। अब तुम खामोश क्यों हो गए हो? क्या मेरी बातों का जवाब नहीं दे सकते? ये दोनों कानों में उंगलियां किस लिए ठूंस ली हैं? क्या तुम्हारा ख्याल है मैं अब भी बोल रही हूँ? उसने पारस के दोनों कानों से उंगलियां निकाल दी। वो उठकर यूं तेजी से जाने लगा जैसे भाग रहा हो। रूमा उसके पीछे दौड़ते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हारे साथ डॉन के पास जाऊंगी और डॉन की जुबान से यकीन दिलवाऊंगी कि तुम्हें तिल-अबीब में 1 लाख 2 लाख जरूर मिलेंगे। वो आगे पीछे दौड़ते हुए पार्क के मेन गेट के पास आए। वहां चारों वफादार एक नई गाड़ी के साथ मौजूद थे। पारस ने फिर कानों में उंगलियां ठूंस ली थीं। एक वफादार ने पूछा, जनाब, क्या ये लड़की आपका पीछा कर रही है? ये लड़की मेरे लिए अहम है, इसे गाड़ी में बिठाओ। उन्होंने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला, फिर रूमा को पकड़कर पिछली सीट पर पहुंचा दिया। वो चीख कर बोली, ए मिस्टर सौदागर, मैं इनके साथ नहीं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम बार बार मना करने के बावजूद बोलती रहीं। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मैं कसम खाकर कहती हूँ अब नहीं बोलूंगी। वो तो मैं डॉन के लिए बोल रही थी। बेचारा दरिंदों में रहकर मारा जाएगा। मैं उस पर जुल्म होते नहीं देख सकती। मैं अपने लिए नहीं, उसके लिए बोल रही हूँ। एक वफादार ने पारस के हुक्म के मुताबिक डैशबोर्ड के खाने से टेप निकाला,
फिर उसके मुंह पर चिपका दिया। वो चुप हो गई। पारस ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, ये टेप मुंह से हटाओगी तो चलती गाड़ी से बाहर धक्का दे दूंगा। गाड़ी आगे बढ़ गई। वो नई गाड़ी में रूमा और 2 वफादारों के साथ था। बाकी 2 वफादार अपनी पहली गाड़ी में पीछे पीछे आ रहे थे। उसने पूछा, क्या खुफिया रिहाइशगाह का इंतजाम हो गया? जी हाँ, 1 नहीं 3 खुफिया अड्डे हैं। इन अड्डों के मालकान से पुरानी दोस्ती है, वो काबिले एतमाद हैं। पारस ने कहा, हरगिज़ नहीं, मैं किसी पर एतमाद नहीं कर सकता, किसी को राजदार नहीं बना सकता। फिलहाल एल्बर्टो के बंगले में चलो। रूमा उसे सवालिया नज़रों से देख रही थी, कुछ बोलना चाहती थी। पारस ने कहा, तुम यूं ही रहोगी? मैं जो सवाल करूंगा उसका जवाब हाँ या ना में सर हिलाकर दोगी। पहला सवाल यह है, क्या तुम काफ़ी अरसे से डॉन की नर्स हो? अपनी उंगलियों से जवाब दो, कितने बरसों से उसकी खिदमत कर रही हो? उसने 2 उंगलियां दिखाईं। पारस ने कहा, अच्छा 2 बरस से खिदमत कर रही हो। अब ये बताओ, कितने बरसों से मोहब्बत कर रही हो? रूमा ने बेख्तियार फिर 2 उंगलियां उठाईं, फिर फौरन ही शर्माकर मुंह फेर लिया। तीसरे सवाल का जवाब दो, क्या डॉन तुम्हें चाहता है? रूमा ने इनकार में सर हिलाया। पारस ने पूछा, क्या वो अपने अंकल की बेटी स्मार्था को चाहता है? रूमा ने फिर इनकार में सर हिलाया। पारस ने कहा, वो किसी में दिलचस्पी नहीं लेता। इसका मतलब यह है कि वो मोहब्बत और जज्बात को समझता ही नहीं है। मैं एक शर्त पर डॉन को तुम्हारे हवाले करूंगा और किसी रकम का मुतालबा नहीं करूंगा। वो सवालिया नज़रों से देखने लगी। पारस ने कहा, अक्सर मर्दों की ज़िंदगी में उनकी औरतें इनकलाब लाती हैं। वो अपने मर्द की ज़िंदगी का रास्ता बदल देती हैं, जीने का अंदाज बदल देती हैं। अगर लोग उन्हें लूट रहे हों तो वो लूटने वालों के सामने दीवार बन जाती हैं। क्या तुम अंकल टॉम और अंकल सैम के सामने दीवार बन सकती हो? उसने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। पारस ने पूछा, क्या डॉन को उनके फरेब से बचाने के लिए तुम ही आधी रात के बाद उसे फ़ोन पर समझाया करती थी? उसने फिर हाँ कहने के लिए सर हिलाया, फिर झिझकने लगी। पारस ने रूमा के मुंह से टेप हटा दिया, फिर कहा, रूमा, मुझसे कोई बात ना छुपाओ। मैं कोई ब्लैकमेलर नहीं हूं, बल्कि मैं डॉन को उनसे महफूज रखना चाहता हूं। अगर तुम वही फ़ोन करने वाली लड़की हो तो मैं तुमसे रकम नहीं लूँगा, बल्कि अपने अखराजात पर उसे तिलबीब भेज सकता हूँ। वो खुश हो गई थी, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो एल्बर्टो के बंगले के सामने पहुंच गए। कार से उतरकर अहाते में आए। पारस ने वफादारों से कहा, मेरे लिए एक कार यहाँ रहने दो। तुम में से 2 इस बंगले में रहेंगे, बाकी 2 रात को आएंगे और यहाँ पहरा देंगे। वो रूमा के साथ बंगले के अंदर आया। उसके बेडरूम में डॉन सो रहा था। एल्बर्टो ने कहा, ये 1 घंटे से सो रहा है, कहो तो जगा दूं? रूमा ने कहा, इसे आराम से सोने दो। मेरा ख्याल है बहुत अरसे बाद इसे ख्वाब आवर गोलियों के बगैर नींद आई है। वो तीनों दूसरे कमरे में आ गए। पारस ने पूछा, तुम आधी रात के बाद किस तरह फ़ोन पर डॉन से बातें करती थीं? क्या उसके अंकल वगैरह फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू सुन नहीं सकते थे? अब मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। डॉन को यहाँ महफूज देखकर मेरे दिल और मेरे दिमाग से एक बोझ उतर गया है। उन जालमों ने 4 हट्टे कट्टे गुंडे पाल रखे हैं। उन्होंने मुझे वार्निंग दी है कि मैं घर की बात बाहर किसी को बताऊंगी या कानून का सहारा लेना चाहूंगी तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। मैंने अपनी ज़ुबान बंद रखी, मगर मुझसे यह जुल्म देखा नहीं जाता था। कल रात जब मैंने सुना कि वो डॉन और समार्था की शादी के कागजात पर दस्तखत कराने के बाद समार्था को उसकी दौलत और जायदाद की मालका बनाना चाहते हैं, तो मैंने उसे भाग जाने का मशवरा दिया। एल्बर्टो ने पूछा, यही हम जानना चाहते हैं, तुम दुश्मनों के दरमियान रहकर किस तरह फ़ोन पर उससे राबता कायम करती थीं? मैंने कभी फ़ोन पर डॉन से बात नहीं की, लेकिन वो कहता है कोई लड़की फ़ोन पर बोलती थी। बात यह है कि डॉन के साथ वाले कमरे में रहती हूँ, किसी वक्त भी दरमियानी दरवाज़ा खोलकर उसके पास आ सकती हूँ। मैंने सोचा अगर उसके रूबरू आकर अंकल वगैरह के खिलाफ बोलूँगी और उसके फ़ायदे की बात समझाऊंगी तो वो कभी कभार मार खाने के दौरान बता ही देगा कि मैं उनके खिलाफ उसे भड़काती रहती हूँ। वो बहुत भोला है, उसे बड़ी आसानी से धोखा दिया जा सकता है। एक रात मैं सेल से बजने वाली घंटी लेकर उसके सरहाने आई। वो गहरी नींद में था। मैंने पलंग के सरहाने टेलीफोन के पास झुककर सेल वाली घंटी बजाई। उसकी आंख खुल गई। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया, फिर हेलो कहा। मैं उसके पीछे कान के करीब ही थी। धीमी आवाज में बोलने लगी। जो बात उसे समझाना चाहती थी समझाने लगी। वो समझ रहा था कि आवाज़ रिसीवर से आ रही है। बहरहाल मेरी ये तदबीर कामयाब रही। मैं हर रात उसी तरह अपनी बातों से
उसे अपनी तरफ माइल करने लगी। रफ्ता रफ्ता मैंने इतना मुतासिर कर लिया कि वो मेरे एक मशवरे पर घर छोड़कर यहाँ चला आया। रूमा ने बड़ी जहानत का सबूत दिया। उसे मालूम था कि डॉन बचगाना जहन रखता है। अगर सेल वाली घंटी बजाई जाएगी तो वो नींद से चौंक कर यही समझेगा कि फ़ोन की घंटी बज रही है और वो बेख्तियार रिसीवर उठाएगा, और होता भी यही था। हर रात रूमा सेल वाली घंटी बजाती थी और वो हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लेता था। उसे कभी शुबा नहीं हुआ कि उसके पलंग के पीछे कान के करीब ही रूमा बोल रही थी। पारस ने कहा, वो तुमसे या समार्था से किसी लड़की से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि मोहब्बत करना जानता ही नहीं, लेकिन वो तुम्हारी आवाज़ से मुतासिर है, तुम्हारी आवाज़ से मोहब्बत करता है, इसलिए तुम्हारे मशवरों पर अमल करता है। अगर तुम हमारे मशवरों पर अमल करोगी तो डॉन को उन जालिमों से निजात मिल जाएगी। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। तुम्हें डॉन के साथ पेरिस जाकर रहना होगा। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।